is low frequency words. Uncommon words and low frequency words. So what's the difference between these two, uncommon and low frequency words? वर्ड्स की तीन बड़ी किस्में हैं, समझ लें। वैसे तो इसको काफी टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ कहलाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, यानी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा एक लफ्ज बोला जाता है। कॉमन वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे वेरी का वर्ड है, गुड का वर्ड है, आवर है, देयर है, प्रोनाउंस एंड डिफरेंट। इसी तरीके से होम है, हाउस है, चिल्ड्रन है, किड्स हैं। ये सारे वर्ड्स उनसे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, हर दूसरे बंदे को इनकी समझ आ रही होती है। इन्हें कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। अब एक और कुछ वर्ड्स की काइंड होती है जिसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जैसे ऑस्पिशियस है यहाँ पे, जैसे आपके पास रिक्वेस्ट है। इसी तरीके से लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं, डेसिमेट का वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। बाकी अच्छा, डिस्पोंडेंट का वर्ड आ जाता है, डेफरेंस आ जाता है, डेकोरस आ जाता है। ऐसे वर्ड्स लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स आपके जीआरई इंटरनेशनल में, समटाइम्स आइल्स में, बाकी जगहों पे इनकी असेसमेंट होती है, वो आपके चेक कर रहे होते हैं ये सारे वर्ड्स। ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है अनकॉमन वर्ड्स की। अनकॉमन वर्ड्स लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं होते, लेकिन उनको इस्तेमाल कम किया जाता है। मिसाल के तौर पे वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक वर्ड है आपके पास, फॉर एग्जांपल इन रनिंग डेज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउ डेज यू विल यूज इन रनिंग डेज। अब ये देखा जाए तो इन रनिंग डेज आम कॉमन वर्ड्स ही हैं, लेकिन इस्तेमाल कम होता है इन रनिंग डेज। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू से, जैसे जुवेनाइल, यंगस्टर्स की जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं सब्सटेंशियल नंबर ऑफ, मैनी की जगह पे, ठीक है ना। जैसे ग्रोइंग नंबर ऑफ, आसान वर्ड है ग्रोइंग नंबर ऑफ, यानी बढ़ता हुआ नंबर, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते अपनी कन्वर्सेशन में। ऐसे वर्ड्स को आइल्स वाले कहते हैं कि आप अपनी राइटिंग के अंदर लिखें। वोकेबलरी बिल्डिंग के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक आप एक दिन में 3 से 4 वर्ड्स याद कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए हम हर रोज 4 वर्ड्स को देख रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है वो समझे जो आज का वर्ड है वो आपका पहला वर्ड है। आपने उससे आगे की फिक्र करनी है, पीछे की बेशक ना करें, लेकिन हम रिवाइज इतनी दफा करेंगे कि आपको जो पिछले वर्ड्स हैं, जो लास्ट वर्ड्स हैं, वो भी साथ साथ याद हो जाएंगे। तो चलें आज का जो फर्स्ट वर्ड है उसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद मैं रिवाइज भी करता हूँ जो लास्ट वर्ड है। कल आपका एक टेस्ट होगा जिसमें मैं 200 मतलब 36 वर्ड्स दूंगा। टोटल 36 वर्ड्स का टेस्ट होगा, जो कि मैं एक वर्कशीट दूंगा, या हो सकता है आपकी कोई समेटिव असेसमेंट हो जिसमें आपके 3 ये वर्ड्स अच्छी तरह आप उसकी चेक किए जा रहे हो। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, सेल्फ कॉन्जुगेशन, एज्यूम्ड, राइट। एक ऐसी चीज जिसकी दलील ना हो, जो कि खुद से इख्तरा किया गया हो, जो कि फर्जी हो, जो कि जिसको आपके दिमाग में बेसिकली डिजाइन किया हो, ऐसे वर्ड को हम हाइपोथेटिकल वर्ड कहते हैं। हाइपोथेटिकल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वैसे तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। डी साइलेंट होता है यहाँ पे, एडजेक्टिव। ये नाउन को बता रहे होते हैं। एडजेक्टिव जब भी आएगा नाउन कोई ना कोई साथ होगा। नाउन क्या होता है? नाम। नाम अब किसी भी चीज का हो, इंसान का, जानवर का, घर का, मकान का, मुल्क का, कोई नोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि रिलीजन है, जैसे ट्रुथ है, लाई है। इस तरह कोई भी वो नाउन हो सकता है, उसके साथ आएगा, ये अकेला नहीं आएगा। अगर वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा जुमला है ही नहीं कि जिसके अंदर नाउन ना हो। नाउन प्रोनाउन लाजमी होंगे। अगर कोई भी ऐसा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मिल रहा है जिसमें नाउन नहीं है या वर्ब नहीं है, तो वो सेंटेंस ही नहीं है। उसको कुछ और कह लें, फ्रेज कह लें, कुछ और कह लें, लेकिन वो सेंटेंस है ही नहीं। ये चीज ध्यान में रखें। नाउन और वर्ब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ये सबसे दुनिया का छोटे से छोटा जुमला 2 वर्ड्स का होता है, जिसमें एक नाउन और एक वर्ब है। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, ये पूरा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही प्लेज पूरा सेंटेंस है, तो इसमें 2 वर्ड का है, नाउन और वर्ब। ये चीजें ध्यान में रखें। चलें हम आते हैं हाइपोथेटिकल के ऊपर।
based on situation or idea that are possible and imagined rather than real or true, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जो हो सकता है ठीक हो लेकिन सच्चा नहीं है, imagined or suggested but not necessarily real or true. Hypothetical, self conjugation, कुरान पाक में भी जिक्र है बनी इसराइल के बारे में कि उनकी बातें जो सी होती थी, जैसे वो कहते थे हम लोग तो कंफर्म जन्नती हैं, हमारी पूरी कौम ने जन्नत में जाना है, ऐसी बातें अजीबोगरीब करते थे। तो उनके बारे में कि कोई इसकी दलील है आपके पास? दलील कहाँ से आएगी? उनकी अपनी किताबों से, जो बनी इसराइल के ऊपर जो ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट थी। ये याद रखें, ओल्ड टेस्टिमेंट तौरात को कहते हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं आप लोग, जो अंजील है उसको कहते हैं न्यू टेस्टिमेंट। ओल्ड और न्यू टेस्टिमेंट ये मिल के बाइबल जो सी है, इसको ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टिमेंट जो है वो जो उनसे उसको जूस बिलीव करते हैं, वो कुछ सहीफे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे आए थे, कुछ उसमें से नहीं है, हैब्रू लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है ना, अरामिक हैब्रू के अंदर ये होते थे। तो वो कुछ उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बात करते कि क्या आपके पास कोई दलील है कुरान पाक में भी, या वैसे ही आपकी ये सारी थॉट्स हैं। हम लोग भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सोच रहे होते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो कहीं उसका कोई एविडेंस नहीं होता, बस एक ख्याली ख्याली बातें, ख्याली खाली हम जन्नत में भी चले जाते हैं, ख्याली खाली जहन्नम में भी चले जाते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे समझाने से मुतल्लिक कुछ वर्ड्स थे, स्पेकुलेशन, इमेजिनरी, कॉन्जुगेशन, कंजक्चर और हाइपोथेटिकल। इसके अगेंस्ट जो है वो है एम्पिरिकल, थिंग विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस, जो कि तजर्बाती साइंसेस, जो रैशनल अप्रोच है, जो कि प्रूवन है, जो कि फैक्चुअल है, फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है, वो आपकी दूसरी आ जाती है। सेंटेंसेस में जी wasn't asking about anybody in particular, it was a purely hypothetical question। ये 100% hypothetical है, इसका कोई वो नहीं है। This is very hypothetical, but supposing Jackie got the job, how would that affect you? अगर ये उसने जॉब हासिल भी कर ली तो उस पे आपका कैसा, यानी कि अगर मगर वाली बातें कर रहे हैं हम लोग, कि जो बात आप कर रहे हैं सारी हाइपोथेटिकल है। अगर ये वजीर आजम बन गया तो फिर क्या होगा, पता नहीं, उसको तो पॉलिटिक्स में ही नहीं है, तो वजीर आजम कैसे बन गया? अगर बन गया, यानी ऐसी बातें अगर मगर पे, अगर आप बाहर चले जाएंगे, आपकी 25 करोड़ रुपए, आप 20 लाख 25 लाख सैलरी हो जाएगी, और उसके बाद आप बड़े खुशहाल हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो हाइपोथेटिकल है, अभी तो आपने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी टेस्ट नहीं कराए, आपने डेटा भी इकट्ठा नहीं किया, आपने अपनी बैंक बैलेंस भी नहीं इकट्ठा किया, कोई स्टडी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिनरी है सारी चीज़ें। तो जब होगा तो हम उसके लिए, मैंने इडियोमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन, कि कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है। तो चलें जी, नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। जी, आइडियोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड है जी आइडियोलॉजी, नजरिया, set of ideas that an economic, political system or political system is based on। एक ऐसा नजरिया जिसके ऊपर कोई इकोनॉमिकल सिस्टम या कोई पॉलिटिकल सिस्टम बेस कर रहा हो। सेट ऑफ बिलीफ, especially one held by a particular group that influences the way people behave। ऐसे बिलीफ का एक सेट जिस पे लोग वो करते हैं। आइडियोलॉजी, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, मजहब है, रिलीजन को समझ लें आइडियोलॉजी। लेकिन ये रिलीजन के अलावा भी, जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म है, जैसे आपकी कम्युनिस्ट, वो क्या है आपके, जो बेसिकली कैपिटलिज्म है, ठीक है ना, ये सारी आइडियोलॉजीज हैं, ये नज़रियात हैं, ये उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं हम लोग। सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, स्पेशली वन on which a political system, party or organization is based, जिस पे किसी कोई political party बेस कर रही है। हर, वो कहते हैं ना, ये नजरियाती लोग हैं, यानी कि ये किसी आइडियोलॉजी के ऊपर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तो उस आइडियोलॉजी के ऊपर अभी भी कायम है।
तो आइडियोलॉजी वो माइंडसेट है जो लाइक माइंडेड पीपल हैं। इसके साथ एक और मैं ईडीएम लिखवाता हूँ अपने पास, लिख लें। जब मैं वोकैबुलरी की क्लास लूँ ना, तो आपके पास रजिस्टर खुले होने चाहिए, क्योंकि खाली वो वर्ड नहीं होता, 5 10 15 वर्ड और उसके साथ आ रहे होते हैं, और उसके साथ इडियोमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो आपने लिखने हैं। और सिर्फ आप अगर क्लास ही लेते जाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ आप एक्टिविटी क्या करेंगे, आप क्लास लेते जाएं और साथ साथ आप अगर कोई एक्सरसाइज दूंगा वो कर लें, याद भी ना करें, आपको 100% याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि रिपीट ही हमने इतनी दफ़ा करना है, चीज़ों को रिवाइज भी करना है, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सिर्फ क्लास लें, अंग्रेजी आ जाएगी आपको, इस चीज़ का आपके साथ वादा है। अच्छा जी, ये जी हम बात कर रहे थे आइडियोलॉजी के ऊपर। और द पीपल आर caught बिटवीन टू अपोजिंग आइडियोलॉजीज। लोग दो डिफरेंट अपोजिंग ऑपोजिट आइडियोलॉजीज के दरमियान में फंसे हुए हैं। लिबरलिज्म हमारे यहाँ एक आइडियोलॉजी है। इसी तरह कुछ लोग रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, कुछ लिबरल होते हैं, कुछ रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते हैं। दरमियान में एक ऐसा, वो शदीद कर्ब का शिकार होते हैं। वो ना तो लिबरल होते हैं, ना ही वो मजहबी होते हैं, ना तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं, और ना ही वो उसका इनकार करते हैं। दरमियान में फंसे होते हैं। सूरह बकरा में डिटेल दी है हिपोक्रेट्स के बारे में, और वहां पे मेटाफोरिकल डिस्कशन की हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 3 एग्जांपल्स दी हैं उसकी। एक तो ये कि उनका ईमान की एक एग्जांपल दी कि ऐसे जैसे पत्थर के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, और जब बारिश होती है तो वो मिट्टी भी खत्म हो जाती है। यानी अपेरेंटली लग रहा होता है जैसे आपके ऊपर ईमान मौजूद है, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी खत्म हो जाती है और अंदर से पत्थर निकल आते हैं। तो कुछ लोगों के दिल बड़े सख्त हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पत्थर भी ऐसे हैं कि जो कि अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं और उनमें से पानी निकल आता है। यानी वो जो लोग हैं वो पत्थरों से भी ज्यादा बदतर हैं। फिर ये बताया गया कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि जब तेज लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो वो बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो लाइटनिंग खत्म होती है तो फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर चलना शुरू हो जाते हैं। जरा सी रोशनी होती है तो चलना शुरू हो जाते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जरा सी सख्ती आई आपके ऊपर तो आप अपने ईमान से फिर जाते हैं और आप पलट जाते हैं। और जैसे ही कुछ आपको फायदा मिला, कोई मालियाती सिस्टम आपका बेहतर हुआ, कोई आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हुई, तो फिर आप फौरी तौर पे ईमान के अंदर आ जाते हैं। तो ये ड्युअलिटी जो सी है, दोनों साइड्स मौजूद होती हैं इंसान के अंदर। वो पूरा जिक्र था, और यकीन माने जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मुझसे बड़ा कोई मुनाफिक ही नहीं। तो अपने उस्ताद साहब से मैंने पूछा कि मुझे तो लग रहा है कि सारी चीज़ें जो सी इसमें बताई जा रही हैं वो तो मेरे अंदर मौजूद हैं। तो वो कहते बेटा, ये जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है अल्लाह ताला इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप अपने ईमान को मजबूत कर लें, और आप एक साइड पे आ जाएं, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर कोई दरमियाना रास्ता ले लें। बहरहाल, डॉगमेटिक बिलीव्स भी हम कहते हैं, फिलोसफी भी कहते हैं। तो फिलोसफी जो है ना, वो कहते हैं 21st सेंचुरी इज द एंड ऑफ फिलोसफीज। ये 21वीं सदी का आगाज है, ये मशीन एज है, ये राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का एज है, तो इसमें जो फिलोसफीज हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, उनका एंड होता जा रहा है। ये भी एक assumption है, लोग इस पे भी बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी में मजहब भी आ जाता है, और कोई और सेट ऑफ बिलीफ भी आ जाता है, जिसमें आपके पॉलिटिकल नजरियात हैं, वो सारी चीजें आइडियोलॉजी में आ जाती हैं। इसके साथ डॉगमेटिक बिलीफ्स, डॉगमा जो है ना, इसको भी जेन में रख लें, साथ मिलता हुआ, मिलता जुलता जो सा ये लफ्ज है। अच्छा जी, थर्ड वर्ड है जी इडलिक। पीसफुल एंड ब्यूटीफुल, परफेक्ट, विदाउट प्रॉब्लम्स। An idyllic place or experience is extremely pleasant, beautiful, or peaceful.
एक ऐसी चीज जिसमें आपको फ्लॉ नजर नहीं आ रहा, जिसमें आपको, विच इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल वर्ड लिख लें, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस को इम्पैकेबल कहते हैं। ये कई जगहों पे आप सुनेंगे, पास का कोई इंसान की तारीफ भी करते हुए ये वर्ड कह देते हैं, इम्पैकेबल, फ्लॉलेस। ठीक है। तो इडिलिक जो सा है, ये जैसे यूटोपियन वर्ल्ड है ना, जैसे एक दुनिया, तखयलाती दुनिया जिसमें हर चीज पुरसकून है, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, उस सेंस में इसको यूज किया गया। द कॉटेज साउंड्स इडिलिक। ये जो सी झोंपड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे इडिलिक है। आई एंजॉयड। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन भी हम कर रहे हैं साथ साथ। एंजॉय, एंजॉय। जैसे बॉयज है ना, बॉय नहीं है, इसी तरह इंजॉय नहीं है, दिस इज एंजॉय। जैसे टॉयज है, टॉय नहीं है, टॉयज। टॉयज, बॉयज, एंजॉयज। ठीक है, इसको इस तरीके से एंजॉयड। आई एंजॉयड एन इडलिक चाइल्डहुड। मैं एक बड़ा तखयलाती खूबसूरत दिलकश, एक बड़ा जबरदस्त किस्म के मैंने चाइल्डहुड से गुजरा हूँ, बचपने से मैं गुजरा हूँ, बड़ा अच्छा टाइम था। तो पीसफुल है जी, आइडियलाइज्ड सेंस में आप इसे कह सकते हैं। इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। idyllic, इडलिक। अच्छा जी, लास्ट वर्ड आज का देखते हैं। इलिसिट। इलिसिट ड्रग्स, इसको यूं याद रखना है, अगेन एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है, ममनुआ अद्वियात, इलिसिट ड्रग्स, नॉट अलाउड बाय द लॉ, not approved by the normal rules of society, illegal or disapproving by society। किसी सोसाइटी में जो चीज़ अलाउ ना हो, ड्रग्स भी हो सकती हैं और भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, आपने जब भी डिक्शनरी देखनी है तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बस, उसके बाद कुछ और डिक्शनरी से कंसल्ट करना चाहे करें, लेकिन पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ज़्यादा बेहतर है। ऑक्सफोर्ड वाले आजकल काम नहीं कर रहे, डिक्शनरी के अंदर कई ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि उन्होंने न्यू एडिशन में ऐड नहीं की हुई। ठीक है, जैसे नए वर्ड्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर, स्क्रीन, स्क्रीन टाइम नया वर्ड है। सेल्फिशनेस चीज के साथ नया वर्ड है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा। सेल्फिशनेस का मतलब है कि आपके बड़े बैठे हुए हैं और आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, किसी बंदे को बेइज्जत करना है, उसको बुला लें चाय पे, वो आपके सामने बैठ जाएगा, मोबाइल खोल के तो टिक 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 करना शुरू कर दें आप। ये जो माइंड सेट है या ये जो बिहेवियर है, आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, इट मीन्स आप उस बंदे की इम्पोर्टेंस को निगेट कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि कोई बेवकूफ, कोई गधा इंसान सामने बैठा हुआ है और हम तो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे अनटिल कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको नागुज़ीर हो कॉल उठाना, तो ये बेअदबी है, इस चीज को सेल्फिशनेस कहते हैं। लेकिन ये सी से है, एस से नहीं है। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स के अंदर जो नए नए वर्ड्स आते हैं, हर साल डिक्शनरी में कुछ ना कुछ नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह एक वर्ड है स्क्रीन टाइम, ये काफी ज्यादा इन हो गया है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव स्क्रीन टाइम हम कहते हैं, इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना है। यू नीड टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, राइट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, एक्सटेंसिव स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन के अंदर आपके लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, आपके मोबाइल गैजेट्स भी आ जाते हैं। कोशिश किया करें सुबह उठ के 2 3 4 घंटे मोबाइल ना इस्तेमाल करें, और कितना ही अच्छा होगा इशा की नमाज के बाद भी मोबाइल ना इस्तेमाल करें। जो सुबह उठ के नहीं करते तो उसमें साइकोलॉजिस्ट बताते हैं उसके फायदे, कि माइंड एक डिफरेंट फेज के अंदर होता है, बेहतरीन टाइम होता है, क्रिएटिविटी होती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी हाई होती है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग बड़ी अच्छी चल रही होती है, काम बड़ी स्पीड से हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है, इसे अवॉइड करें। और रात को भी अवॉइड करें, क्या कोई मसला पड़ गया, और कोशिश करें कि अपने साथ वो बटनों वाले फ़ोन रखें, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस पर गुजारा करें, सैटरडे संडे स्मार्टफोन को बंद करें, 2 दिन सुकून करें। अव्वल तो मोबाइल हो ना तो क्या अच्छी बात है, लेकिन चलें, तो वो, तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। इलिसिट ड्रग्स वर कॉन्फिस्केटेड, लिख लेंगे, एक और वर्ड है कॉन्फिस्केटेड, कहते हैं कब्जे में ले लेना। Police took action against the illicit trade in stolen vehicles। पुलिस ने जो
नाजायज तजारत थी उसको वो अपने तहवील में ले लिया। इसके साथ दो वर्ड और याद कर लें, एक है लेजिटिमेट और एक है इलिजिटिमेट। लेजिटिमेट कानूनी और इलिजिटिमेट गैर कानूनी। बाकी इसके आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाए तो काफी मल्टीपल मीनिंग बनते हैं इलिजिटिमेट के। तो इलीगल और इलिजिटिमेट इसके सिनोनिम्स में लिखा हुआ है, और एंटोनिम्स में है जो लॉफुल और परमिटेड। इलिसिटली, ये इसका एडवर्ब है। ये फैमिली वर्ड है, एक वर्ड के दो दो तीन तीन वर्ड्स निकल आते हैं समटाइम, उसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर। कल इसका टेस्ट होगा जी, यहाँ तक 236 तक आपका टेस्ट होगा कल। और कोशिश करूंगा थोड़ा सा डिटेल में। आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जो परसों टेस्ट दिया था मैंने आपको, तो कल परसों जो मैंने दिया था, लेकिन ये कल इंशाल्लाह फ्राइडे है तो एक डिटेल असेसमेंट आपकी होगी। तो इसको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो नकल मार के कर लीजिएगा। सीरियसली, नकल मारेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ ही जाएगा फिर भी। कोई आपस में जोड़ेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, वो टेस्ट को कोई चीटिंग करके ही करेंगे। अच्छा चले मैं बताता हूँ आपको। दो किस्में होती हैं टेस्ट की, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होती है सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट होती है जैसे आइल्स है आपका, एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, टाइम फिक्स है, और उसके बाद आपने वो सबमिटिव असेसमेंट करनी है। उसका पर्पस होता है आपको स्केल करना, आपकी एबिलिटीज को स्केल करना कि वेयर डू यू स्टैंड एट द मोमेंट इन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और उसके ऊपर बताया जाता है कि बंदे की एबिलिटी क्या है। दूसरी काइंड होती है असेसमेंट की, फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं जिसका मकसद आपको स्केल करने से ज्यादा पढ़ाना होता है। टेस्ट के दौरान आप सीख रहे होते हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जा रही होती हैं और उन एक्टिविटीज के दौरान आप सीख रहे होते हैं। जैसे कहा जाता है इसके सिनोनिम ढूंढ के लाएं, अब सिनोनिम ढूंढने के चक्कर में अब 20-25 और वर्ड्स पढ़ते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। अब वो जो ये नहीं करते हुए आखिर आपकी नजरों के सामने से तो गुजर रहे हैं हम। इसी तरह जब आप नकल मार के कोई चीज बताते हैं तो आज के लिए एक दफा आपके आर्टिकुलेटर से, मुंह से तो निकला वो लफ्ज, वो आपकी आंखों के सामने से तो गुजरा, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जो वर्कशीट्स होती हैं या ये जो दे रहे होते हैं, इसका मकसद आपको पढ़ाना होता है। उस तरह स्केल करना नहीं कि आपका लेवल कहाँ है वो वोकैबुलरी के अंदर। तो कोशिश तो करें कि पहले खुद से करें, अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ करें जरूर। एक उस्ताद होते थे, वो क्या करते थे, वो टीचर कहते थे कि यार ये टीचर बड़े भोले इंसान हैं। क्यों जी? कहते टेस्ट दे के ना बाहर चाह पीन चले जाते हैं। कहते ने पुत्र ने लिखी तो वेखी ना, किताब साथ रख जाते हैं। अब वो बच्चे क्या करते थे, यूं खोलते थे किताब, देख के लिखी जाते थे, लिखी जाते, लिखी जाते थे, वो रोजाना लिखवाते थे उसे। कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ कि वो सारी चीजें उन्हें याद होना शुरू हो गई बच्चों को। वो देखते तो किताब में सी थे, लेकिन जब वो लिखते थे तो लिखते लिखते चीजें याद हो जाती थी और बार बार रिपीट करते थे। तो वो टीचर बेवकूफ नहीं होता, माँ बाप भी बेवकूफ नहीं होते, वो सारे ऐसे ऐसे टाइम से गुजर चुके होते हैं जिसमें से आप गुजरे होते हैं, वो आपके साथ ड्रामा चल रहा होता है सिखाने के लिए। अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। वोकैबुलरी के अंदर स्पीकिंग में याद रखिएगा, ये अंग्रेज उनसे मुहावरे बड़े बोलते हैं। हम लोग इतने मुहावरे नहीं बोलते जितने कि अंग्रेज बोलते हैं। हमारे पुराने जमाने में उर्दू के अंदर मुहावरे हुआ करते थे। और जो बड़े टेस्ट है ना, जैसे मैं आइल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी इडियोमैटिकल लैंग्वेज चेक की जा रही होती है। सीधी सीधी जबान नहीं चेक कर रहे होते कि जैसे आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, उसमें देते हैं कि कितना ज्यादा यू आर स्पीकिंग इडियोमैटिकल लैंग्वेज। और जब आप 6 बैंड से ऊपर जाते हैं, 7 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड, उन सब में इडियोमैटिकल लैंग्वेज होती है। तो जब हम किसी स्पीकिंग की बात करते हैं तो यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि उसके 4 क्राइटेरिया हैं, दुनिया में जहाँ पे भी जाएंगे मोर और लेस यही है। एक तो उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन है,
उसकी चेकिंग हो रही होती है, आप अल्फाज की अदायगी कैसे करते हैं। दूसरी, आप कितने फ्लुएंट और कंफर्टेबल हैं। तीसरी चीज, आप वोकेबलरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब वोकेबलरी के 25% वेटेज होता है। वोकेबलरी में फिर आगे कैटेगरीज आ जाती हैं कि अनकॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, B1, B2, C1, C2, फॉर्मल, इनफॉर्मल, आर्काइक, मॉडर्न वर्ड्स, इडियोमेटिकल एक्सप्रेशंस, नॉन इडियोमेटिकल लैंग्वेज, आपकी किस तरह की लैंग्वेज, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो ये सारी चीजें आपकी चेक हो रही होती हैं। ये एक खाली वोकेबलरी जिसका 25% वेटेज है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे चेक किया जा रहा होता है इसको। तो एडीएम्स जो से हैं ये स्पीकिंग के लिए जरूरी है, राइटिंग में नहीं इतने जरूरी। राइटिंग और चीज है, स्पीकिंग और चीज है। तो चलें आज देखते हैं। कोशिश होगी मेरी कि कल आपको इडियोमेटिकल एक्सप्रेशंस भी टेस्ट में दिए जाएं। ठीक है, वो भी हो सकता है आपको पूछे जाएं आपसे। तो आज का जो फर्स्ट इडियम है, कल हमने किया था हेड इन द क्लाउड्स, आज करते हैं जी गेट बैक टू मी। ये भी हो गया था कल। और हाँ जी, गुड टू नो। गुड टू नो जो है वो एक है गुड टू हियर। ठीक है ना, अच्छा हुआ सुन के, अच्छा लगा, गुड टू नो। ये स्कास्टिक है, इसका मतलब ये नहीं अच्छा लगा। इसके दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं पहले ही पता है, जैसे किसी को तंजिया नहीं कहते गुड टू नो। इट इज यूजली यूज्ड व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट माइट बी यूजफुल टू यू इन द फ्यूचर। जब आपने किसी को बताया, वो कहता है गुड टू नो, अच्छा हुआ आपने बता दिया, अभी तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। वो जी फलां बंदा जो उनसा ना, वो जी बिल्कुल जो उनसे अनपढ़ है और वो ना पायलट है और जहाज चलाता है। तो आप भी जहाज चलाते हैं, तो आप उसे कहेंगे गुड टू नो। यानी ठीक है, अभी फिलहाल तो आपका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आपका उसके साथ इस चीज से कंसर्न हो, तो आप उसे गुड टू नो कह देते हैं। क्योंकि वो एलिजिबल क्वैक है, बेसिकली शार्लेटन है, उसके लिए वो हकीकत में उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसने क्लेम ऐसा किया। It can also be used sarcastically to mean something is interesting information but not actually useful. Sarcastic वे में जैसे तंजिया कहते हैं ना किसी को, इस तरह के, ठीक है इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं। कौन? सेकंड है जी पीस आउट। पीस आउट कहते हैं छुट्टी खत्म, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट अस कॉल इट अ डे, सेम पीस आउट। आई नो इट्स वियर टू लीव सो अर्ली, मैं जानता हूँ ये बड़ा अजीब लग रहा है जल्दी जाना, बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, पीस आउट माय फ्रेंड। मेरे दोस्त छुट्टी, अल्लाह हाफिज। लेकिन ये कि मुझे कुछ काम असाइनमेंट करनी है तो जाना पड़ेगा। उसके बाद अभी मैंने बोला था easier said than done, और actions speak louder than words, दोनों मिलते जुलते हैं। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी। वो कहते हैं कि उड़ते हैं दोनों एक ही फिजा में, करगिस का जहां और शाहीन का जहां और, अल्फाज माना में तफावत है मगर, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। ठीक है, तो मुल्ला जो उनसे तकरीर करता है और जो मुजाहिद है वो एक्शन प्रैक्टिकल उस पर अमल कर रहा होता है। करगिस जो है जिसे गिद्ध कहते हैं, वो मुर्दार खाता है, वो किसी के दिए हुए से खाता है। और जो शाहीन है वो अपना खाता है। तो आज मेरी डिस्कशन हो रही थी, कहते हैं कि बासकात कहते हैं कि जी मैंने कई वाकयात पढ़े कि जी हज करने लोग जाते हैं मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा। तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। मेरा एक अल्लाह से दुआ होती है कि कभी ऐसा सबब ना बने कि कोई मेरी हेल्प करे और मैं जाऊं।
ये सबब बनाए कि मेरे बिजनेस में इजाफा हो जाए, मेरा कोई काम अच्छा हो जाए, कोई पैसा दे और मैं चला जाऊं, ठीक है जायज होगा, लेकिन एक अजीब सी मतलब फीलिंग आती है कि एक अजीब डिग्निटी पे, जैसे किसी ने समवन स्टैब्ड इनसाइड, कोई आपको पैसा दे रहा है और आप जा रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं। लोग जाते हैं सुनाते हैं, गरीब आदमी था, उसके साथ इतना बादशाह आया, उसने उसको कहा जी मैं तुम्हें हज कराऊंगा, कोई कुरानदाजी में, ना कोई कुरानदाजी, ना कोई ये ना कोई वो, पता नहीं, मेरा दिल दिल नहीं मानता इस बात को। और दिल यही करता है कि अल्लाह ताला अपने जनाब से दे, अपनी इज्जत के साथ दे, रिस्पेक्ट के साथ दे, फिर जो मर्जी आप करें, ठीक है ना। तो कोई इस किस्म का काम ना करें। तो बहरहाल वो जो बात हो रही थी एक्शंस और जो आपकी जो इसके साथ एक वर्ड याद कर लें, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स। पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इसको कहते हैं कि आप मुंह से कुछ और कह रहे हैं, आपकी हरकतें कुछ और बता रही हैं। मुंह से तो आप बड़े जबरदस्त नमाजी परहेजगार अच्छी अच्छी बातें, लेकिन आपका जो मामला लोगों के साथ चल रहे हैं, ये जो आपकी जो ओरिजिनल लाइफ है, उसमें तो उनकी रिफ्लेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो सियासतदानों के बारे में भी, बाकी चीजों के बारे में हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी आप इसको ज़हन में रख लें। अच्छा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसकी बात मैं कर रहा था कि जो काम है आपके वो अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं, जितने मर्जी क्लेम कर लें, उससे ज्यादा वजन वो लोग रखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और लिख लें, एंड जस्टिफाइज मीन्स। एंड जस्टिफाइज मीन्स, आइल्स में आपके 9 ईच बैंड आ जाए या 8 ईच बैंड आ जाए, तो आपने कहाँ से पढ़ा, आपने कोई शॉर्टकट यूज किया, कुछ भी किया, बट आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है 8.5 ईच 8 ईच का। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इस वक्त पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। बाय लॉ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब उसने क्या किया, रिगिंग की नहीं की, लेकिन बाय लॉ वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब वो कहीं पे जाएगा तो उसे प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, सारी उसको मिलेंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि भाई हुक और क्रूक अगर कोई चीज़ आप हासिल कर लें और आखिर अच्छी हो, एक बंदा है वो मरते वक्त कलमा पढ़ लेता है, तौबा कर लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी अच्छी नहीं थी शुरू में और उसकी बख्शिश हो जाती है। तो बात फिर वो ये एंड जस्टिफाइज मीन्स कि बस वो एंड हो गया ना सही, तो अब जो जो मीन्स भी उस चीज के लिए इख्तियार किए गए हैं वो सारे जस्टिफाइड हैं। और अगर आप फेल हो गए और आपको फायदा कोई नहीं हुआ, तो आपके मीन्स बड़े अच्छे थे, आपकी एक्टिविटीज बड़ी अच्छी थी, और आपका जो प्रोसेस है उसमें बड़ी कोशिशें चलती रहीं, लेकिन एंड नहीं ठीक हुआ। तो ये तीनों इकट्ठे लिख लें, इजियर सेड देन डन, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और एंड जस्टिफाइज मीन्स। ये मिलते जुलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने स्पीकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 5 से 7 आप इडियोमेटिकल वर्ड्स एक्सप्रेशंस बोलेंगे जब आप आइल्स का स्पीकिंग का टेस्ट देंगे, 5 to 7। तो फिर वोकेबलरी के कंटेंट में, वोकेबलरी के एरिया में अगर आप उसको सही यूज कर गए, तो यू विल गेट 7.5 8 बैंड, 8.5 बैंड। बाकी क्राइटेरियाज अलग है, फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन और सारी चीजें, उसको नहीं आपने कंसीडर करना। अच्छा, जल्दी से वो आज करते हैं प्रोनाउंसिएशन। BURY, आज का वर्ड क्या है? बेरी। बर्री नहीं कहना, बर्री नहीं कहना, बेरी। मैं जरा रिपीट कर देता हूँ, आप अपने माइक ऑफ करके एक दफा मेरे पीछे पढ़ें ताकि आपको पिछले वर्ड्स याद हो जाएं, और जो गलती करते हैं उसको भी जरा रिवाइज कर लें। इसकी सिर्फ एक वाहिद हल है, प्रैक्टिस। समझना समझना नहीं, प्रैक्टिस। प्लेजर, फ से फ एस्पिरेटेड साउंड है, फ से प्लेजर।
measure, treasure, adolescent, adolescent, longevity, conscious, particular, entrepreneur, ultimate, alternative, buffet, meal, next, friends, hands, perseverance, sagacious, fastidious, manipulate, all, fall, mall, call, tall, also, and, of, was, says, they, today, a, way, feel, deal, reveal, meal, heal, real, zeal, photography, multinational, participant, tortoise, vowel, foul, I, my, high, why, academic, comfortable, vegetable, inevitable, autumn, software, for, short, movie, employee, coffee, tiny, soil, boil, boys, toys, enjoys, ये मैं लिख लूंगा word, enjoys, warning, morning, always, later, better, matter, enhance, recommend, bury, चलें यहाँ तक। तो अभी एक लास्ट में जरा मार्किंग कर लूँ, किसने लिखा है जी? काम कर लिया करें, गलत किया करें, सही किया करें, बट ट्राई टू अटेम्प्ट राइट डाउन समथिंग ऑन डेली बेसिस। हाजिरी लगनी चाहिए, क्वालिटी खुद ब खुद ठीक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। चलिए मैं डिटेल में आयशा चेक करके आपको पोस्ट कर देता हूँ उसका। अल्लाह हाफिज।